हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज से हम शुरू कर रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स का पूरा नाम मिलेगा आपको सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसे हम क्या नाम देंगे, बस हम इसे कहेंगे सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, क्या कहेंगे, सॉइल मैकेनिक्स। तो जो सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, टोटल कितने चैप्टर हैं, जेई में क्या क्वेश्चन इससे आते हैं कि नहीं, कैसे इसको हम लेकर चलेंगे, कैसे क्या मेरा प्रोसेस रहेगा, स्ट्रेटजी क्या रहेगा, इस सारी बातों का डिस्कशन पिछले क्लास में हम कर चुके हैं, जो कि हम सिलेबस का डिस्कशन में किए हैं। ठीक है, आज से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है भाई, फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर दे रहे हैं और लगभग मैं आज इसको निपटा देंगे। एक टॉपिक बचेगा, इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा। और टाइम मिला, थके नहीं, क्योंकि सवेरे से कई क्लास लिए हैं, तो आज ख़त्म कर देंगे इंट्रोडक्शन को। ठीक है, अब देखिए सॉइल मैकेनिक्स बता चुके हैं, फिर भी क्लास तो हम पढ़ाएंगे। आपको पता है हम पढ़ाते समय बात नहीं करते हैं, पूरा फोकस मेरे पढ़ाने पर आता है, आते हैं पढ़ाते हैं निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को समझ लीजिए कि सॉइल मैकेनिक्स 100% आपका जो थियरी है तो गलत नहीं है, ये 100% थियरी है। न्यूमेरिकल एक दो आते हैं और न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे, डोंट वरी। लेकिन ये सॉइल मैकेनिक्स बहुत कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट है, इसके एक एक लाइन में कंसेप्ट छुपा रहेगा। जैसे आप आरसीसी पढ़े होंगे ना, अरे पढ़े होंगे ढंग से तब की बात है, नहीं पढ़े होंगे तो क्या समझ आएगा। यदि आपने आरसीसी पढ़ा होगा, देखेंगे आरसीसी के एक एक लाइन में कंसेप्ट ही कंसेप्ट छुपा है। उसी तरह सॉइल मैकेनिक्स है, आसान है। अगर आपको पास होना है तो एक हफ्ते में पढ़ के पास हो जाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज लेना है तो 6 महीने नॉलेज लेने के लिए कम पड़ जाएगा, इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है, हम चीज़ों को आप डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, हड़बड़ाना फड़फड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। हम सिलेबस को चुटकियों में ख़त्म करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे इतना जल्दी सिलेबस ख़त्म हो गया, लगा ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा, तो बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं सॉइल। देखिए मैकेनिक्स तो आप बहुत पहले से आप पढ़ते हुए हैं, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे मैकेनिक्स क्या होता है, अल बल के बारे में पढ़े होंगे, फिर आए होंगे तो थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पढ़े होंगे। ठीक है, हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पर सॉइल के बारे में। तो सॉइल क्या होता है भाई, है ना, सॉइल क्या होता है, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, मतलब मृदा। सॉइल मतलब क्या होता है भाई, मिट्टी। तो सॉइल क्या होता है, चट्टानों के विघटन से बनने वाला, चट्टानों के विघटन से, एक चट्टान है भाई, चट्टानों के क्या होगा, चट्टान का विघटन से, चट्टानों के विघटन से बनने वाला नर्म व ढीला पदार्थ, कौन पदार्थ भाई, नर्म पदार्थ, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सॉइल कहते हैं। एक बार और सुनिए, चट्टानों के विघटन से बनने वाला नर्म व ढीला पदार्थ क्या कहलाता है, आपका सॉइल कहलाता है। जैसे एक चट्टान है, चट्टान मतलब रॉक, रॉक मतलब कोई मजबूत सा टुकड़ा है, पहाड़ ले लीजिए, बहुत बड़ा पहाड़ ले लीजिए, छोटा पहाड़ ले लीजिए, लेकिन वो क्या है भाई, बहुत मजबूत है। अब एक किसी कारण से इसका टूट फूट, तो रॉक समझ आ गया आपको। विघटन मतलब होता है किसी कारण से इसका टूट फूट होगा। देखिए टूट करके इधर आ गया, ये टूट के इधर आ गया, तो किसी कारण से इसका क्या होता है, आपका टूट फूट होता है। आप कहेंगे चट्टान का टूट फूट कैसे होगा, हम आपको एकदम बेसिक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि सबको समझ आएगा। नदी, अरे नदी सबके यहाँ लगभग हर जिले में होगी नदी। नदी से बालू निकलता है कि नहीं निकलता, निकलता है। तो बालू कहाँ से आता है, बालू कहाँ से आता है भाई, बालू आता है पहाड़ से। पहाड़ टूटता है, बड़े बड़े पहाड़ टूटते हैं, फिर वो क्या होता है, आगे चलता जाता है, पानी के घर्षण के द्वारा जितना आगे जाएंगे उतने बालू छोटा होता जाएगा, जितने आगे जाएंगे उतने बालू क्या होता जाएगा, आपका छोटा होता जाएगा। एकदम आगे जाएंगे एकदम महीन बालू हो जाएगा, जिससे कहेंगे नहीं इससे हम घर नहीं बनाएंगे, कमज़ोर हो जाएगा। तो जितने जहाँ से नदी निकला है उस तरफ जाएंगे उतना आपको अच्छा बालू मिलेगा। तो वही बालू क्या होता है, टूट बालू का मतलब कि रॉक क्या होता है, रॉक मतलब रॉक का क्या होता है, टूट फूट होता है, जिसे हम विघटन कहते हैं। हम विघटन को डिटेल में पढ़ेंगे, वेदरिंग पढ़ेंगे, वेदरिंग के कितने रीजन होता है, फिजिकल रीजन होता है, केमिकल रीजन होता है। ठीक है, वेदरिंग कहते हैं या डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, पहाड़ रॉक के टूटने के प्रोसेस को वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो चट्टानों का विघटन हुआ और विघटन से जो जम जाएगा, जम करके जो नर्म और ढीला पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे, हम सॉइल कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सॉइल कहेंगे। ये जनरल डिफिनीशन हो गया। ये क्या हो गया भाई, ये जनरल डिफिनीशन हो गया। लेकिन हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग दृष्टि से, देखिएगा इंजीनियरिंग दृष्टि से जो सॉइल होता है ना, जो सॉइल होता है अनकॉन्सोलिडेटेड कणों का, अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल का जमाव होता है।
क्या होता है भाई, अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल का जमाव होता है। ए पार्टिकल फिजिकल तथा समझिएगा फिजिकल तथा केमिकल वेदरिंग द्वारा बनते हैं। फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग द्वारा बनते हैं, समझिएगा। जो सॉइल का साइज होता है ना, जो सॉइल का साइज होता है 1/1000 mm से लेकर के 80 mm तक होता है। कहाँ तक होता है भाई, 1/1000 से लेकर के 80 mm तक क्या होता है आपका सॉइल का साइज होता है। देखिए यहाँ क्या पढ़े थे, जनरल कंडीशन में सॉइल क्या होता है मोटा मोटे पढ़े, लेकिन इंजीनियरिंग दृष्टि से हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो सॉइल होता है ना अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल मतलब एक ऐसा कण जिसको दबाया ना जा सके। आप कहेंगे सर मिट्टी को तो दबा सकते हैं, वो मिट्टी को दबा सकते हैं, मिट्टी के कण को नहीं दबा सकते। बात को समझिए, मिट्टी को दबा सकते हैं ना, मिट्टी के कण को नहीं दबा सकते। जैसे देखिएगा, समझिएगा, देखिए कंसेप्ट कितना अच्छा है। एक क्या है भाई, ये सॉइल है, एक क्या है सॉइल। हम बहुत कण बना दें, 1 कण 2 कण 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए एक क्या हो गए, बहुत सारे कण हो गए। अब जब इसको दबाएंगे तो दबेगा, क्यों? क्योंकि कणों के बीच में खाली स्थान है, तो दबाएंगे ना तो दबाएगा। अब किसको दबा रहे हैं, अब सॉइल को दबा रहे हैं, पूरा मृदा पिंड को दबा रहे हैं। किसको दबा रहे हैं, पूरा मृदा पिंड को दबा रहे हैं। यहाँ से दबाइए, तब किसको दबा रहे हैं भाई, मृदा को दबा रहे हैं। किसको दबा रहे हैं आप, मृदा को दबा रहे हैं। लेकिन इसमें से इसको बाहर लाइए, इसको बाहर लगाइए। अब एक पार्टिकल हुआ, अब ये मृदा का कण कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, मृदा का कण। यानी एक कण क्या दबने वाला है, एक कण नहीं दबने वाला है, एक कण नहीं दबने वाला है, याद रखिएगा। तो समझ गए, जो सॉइल होता है ना अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल, यानी जिसको दबाया न जा सके। और जो सिलेबस डिस्कशन का वीडियो देखे होंगे मेरे लाल, उनको पता है अनकॉन्सोलिडेशन यानी कॉन्सोलिडेशन हम पढ़ाए थे ना। कॉन्सोलिडेशन एक चैप्टर है, कंपेक्शन कॉन्सोलिडेशन बताए थे, संघनन होता है, संघनन होता है, तो ये असंघनन हो जाएगा। अनकॉन्सोलिडेटेड मतलब असंघनित पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको दबाया न जा सके। याद है, पूरा सॉइल को हम दबा पा रहे हैं, सॉइल पार्टिकल को नहीं दबा पा रहे हैं, याद रखिएगा। तो इंजीनियरिंग दृष्टि से सॉइल होता है वो अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल का जमाव होता है। अब ये जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे बनते हैं भाई, वो केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग के थ्रू बनते हैं। ये जो पार्टिकल होते हैं किसके थ्रू बनते हैं, केमिकल वेदरिंग और किसके वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग के वजह से बनता है। अब फिजिकल वेदरिंग केमिकल वेदरिंग क्या है, अभी हम जस्ट आगे पढ़ते हैं, मोटा मोटी समझ लीजिए। तो वेदरिंग क्या है, कणों का टूटना, भाई रॉक से कणों का टूटना वेदरिंग है। और फिजिकल रीजन के कारण टूट रहा है तो फिजिकल वेदरिंग। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल क्रिया करके टूट रहा है तो केमिकल वेदरिंग, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, के कारण होता है। और जो सॉइल का साइज होता है ना वो कितना होता है भाई, 1/1000 mm से लेकर के 80 mm तक। 1/1000 से लेकर के कितना mm तक हो जाएगा भाई, 80 mm हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्या था आपका सॉइल था, एक क्या था आपका सॉइल था। अब हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, सॉइल मैकेनिक्स, समझिएगा क्या पढ़ेंगे, इसी के आगे जोड़ देंगे हम मैकेनिक्स। सबसे पहले है कि सॉइल मैकेनिक्स का जन्मदाता कौन है, बताइए। मैकेनिक्स एक क्वेश्चन बहुत आता है। अब देखिए किसी भी सब्जेक्ट का जन्मदाता नहीं आता है, जैसे आ जाएगा आप बहुत सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर इरिगेशन इंजीनियरिंग, स्टील तो 6 में पढ़ेंगे, फिर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे अभी तक, 5th सेमेस्टर तक आए हैं तो। लेकिन हम आपसे पूछ दें कि इस सब्जेक्ट का जन्मदाता कौन है, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का जन्मदाता कौन है, हाइड्रोलिक्स का जन्मदाता कौन है, नहीं पता। लेकिन सॉइल मैकेनिक्स का जन्मदाता आता है डॉक्टर टरजागी, है ना, कौन है भाई, डॉक्टर टरजागी, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स के फादर हैं, जन्मदाता हैं, ठीक है, कारण डॉक्टर टरजागी। अब देखिए सॉइल तो हमको समझ आ गया। अब मैकेनिक्स आप पढ़ते हुए आए हैं भाई। अब हम पढ़ेंगे दोनों का सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। तो देखिएगा इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें सॉइल को निर्माण पदार्थ, है ना, जिसमें सॉइल को निर्माण पदार्थ तथा नींव के रूप में उसके गुण
व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? उसे सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं, हाँ ठीक है ना। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए हम क्या कर रहे हैं कि हाँ सॉइल को देखिएगा, सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है भाई? जब मृदा को क्या कहेंगे भाई? सॉइल मैकेनिक्स क्या कहता है? यह एक इंजीनियरिंग की शाखा है जिसमें मृदा को निर्माण पदार्थ, अब देखिए मृदा से निर्माण पदार्थ बनता है कि नहीं बनता? बनता है सर। क्या बनता है? बहुत कुछ बनता है। सिंपल देखेंगे तो ईंटें बनती हैं, है ना। अब देखेंगे सीमेंट में एग्रीलेशियस मटेरियल रहता है। भाई सीमेंट दो मटेरियल से मिलकर बनता है, कैल्शियस और एग्रीलेशियस में थोड़ा बहुत सॉइल रहता है, ठीक है। तो टाइल्स देख लीजिए, टाइल्स किसका बनता है भाई? टाइल्स किसका बनता है? सॉइल का ही बनता है, सही ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर सॉइल के बनते हैं। तो इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें सॉइल को निर्माण पदार्थ तथा नींव, बताइए सॉइल का मेन काम क्या होता है? आपके पास ईंट नहीं रहेगा तब भी आप घर बना देंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे सर। ईंट के जगह दूसरा कोई किसी मटेरियल का ईंट यूज कर लेंगे, लेकिन सॉइल ही ना हो तो फाउंडेशन कहाँ खड़ा करेंगे? तो सॉइल का मेन काम होता है फाउंडेशन। इधर नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है दिख रहा है ना। मेन काम क्या होता है? अब इधर लिखेंगे, इधर बहुत जगह। मेन काम क्या होता है भाई? फाउंडेशन खड़ा करना। सॉइल का मेन काम क्या होता है? फाउंडेशन को खड़ा करना। तो इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें सॉइल को निर्माण पदार्थ था नींव के रूप में उसके गुण व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसे सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। नींव के रूप में मतलब कि जहाँ हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ सॉइल के आधार पर कौन सा फाउंडेशन बनाएंगे। आप जानते हैं बहुत तरह का फाउंडेशन होता है, इसमें भी हम कुछ फाउंडेशन पढ़ने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स में, क्योंकि इसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। आपके चैप्टर में आएगा शैलो एंड डीप फाउंडेशन, ठीक है। तो आखिर में जहाँ हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ सॉइल कैसी है, कितना लोड ले लेगा, अधिक लोड देने के लिए कौन सा फाउंडेशन बनाएंगे, कितना हमको सॉइल मतलब कितना हमको जो सॉइल है कितना पानी सोख सकती है, क्या पानी सोखने पर फूलती सिकुड़ती है कि नहीं। तो इन्हीं सब के बारे में नींव के रूप में उसको यूज़ करना है। सॉइल जहाँ हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको नींव के रूप में यूज़ करना है। तो उसके गुण और व्यवहार का सबसे पहले स्टडी करेंगे कि ऐसा ना हो कि कहा जाता है कि जो पीसा की झुकी हुई मीनार है ना, पीसा की इटली में जो है पीसा की झुकी हुई मीनार कैसे है भाई? ये झुक गया है थोड़ा सा, पहले शुरू में बनाया गया था ऐसा, फिर वो थोड़ा सा ऐसा हो गया, टिल्ट हो गया। ये अजूबा है ना, टिल्ट हो गया। कैसा हो गया भाई? टिल्ट हो गया। पता नहीं कितना टिल्ट है, अब हमको याद नहीं है क्या हो गया है, ये टिल्ट हो गया, ठीक है। और वो हर साल थोड़ा थोड़ा टिल्ट होते ही जा रहा था। हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पीसा का जो मीनार है ना भाई, ये बनाते टाइम यहाँ के सॉइल का स्टडी नहीं किया गया था। वहाँ के सॉइल का है थोड़ा सा कमज़ोर है, तो हम मीनार बनाते समय वहाँ का सॉइल का स्टडी नहीं किया गया। इसलिए कमज़ोर सॉइल होने के कारण वो हमेशा क्या होते जा रही है? बेंड होता जा रहा है। हमेशा क्या होता जा रहा है? बेंड होता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमको नींव पदार्थ के रूप में, नींव के रूप में स्टडी करना हमको बहुत ज़रूरी होता है। किसका भाई? सॉइल का। किसका होता है भाई? सॉइल का होता है, ठीक है। चलिए ये हुआ आपका बेसिक कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और या कह दीजिए कि आपके एग्जाम में आने ही वाला क्वेश्चन है, क्या है? जियोलॉजिकल साइकिल। अरे आप हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़े होंगे ना, उसी तरह क्या हम पढ़ेंगे? जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। जियोलॉजिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल क्या हो जाएगा भाई? जियोलॉजिकल साइकिल, या इसका एक और नाम है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसका क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। जियोलॉजिकल साइकिल या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि कणों का निर्माण, किस कण का भाई? मृदा कणों का निर्माण। मृदा कणों का निर्माण हम जानते हैं कि चट्टानों के विघटन से होता है। हम ये बात जानते हैं, मृदा कणों का निर्माण चट्टानों का विघटन से होता है, और ये विघटन का प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लो होता है। आपको नंगी आंखों से नहीं दिखाया, ये बहुत दिनों बाद इसका हमको परिणाम देखने को मिलता है, तब तक हम मर जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई? हम जानते हैं कणों का निर्माण किससे होता है भाई? हम कणों का निर्माण किससे होता है? वेदरिंग से होता है, रॉक के वेदरिंग से होता है ना। हम जानते हैं कणों का निर्माण किससे होता है? मृदा अपघटन,
रॉक के वेदरिंग से। कणों का निर्माण हम जानते हैं, कणों का निर्माण रॉक के वेदरिंग से होता है और ये वेदरिंग का प्रोसेस बहुत ही स्लो लेकिन हमेशा होता रहता है। ये जो वेदरिंग का प्रोसेस है ना, यानी चट्टानों का टूटने फूटने का जो क्रिया होता है ये बहुत ही स्लो होता है। नंगी आंखों से आपको दिख, अब महसूस नहीं कर पाएंगे, 10-20 साल के अंदर महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हमेशा होता रहता है। इसको हजारों लाखों साल बाद इसका परिणाम मिलता है हमको, कि उसका लाखों हजारों साल बाद देखने को मिलता है। अच्छा ऐसा था, ऐसा हो गया, तब तक आदमी बस पढ़ ही पाता, लाख साल तो कोई जिएगा नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, हमेशा स्लो प्रोसेस है लेकिन हमेशा होता रहता है। हमेशा होने के कारण जहाँ पहाड़ हैं वहाँ नदियाँ बन जाती हैं, जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पहाड़ बन जाते हैं। जो सॉइल है वो रॉक बन जाता है, फिर रॉक सॉइल बन जाता है, सॉइल रॉक बनता है, रॉक सॉइल बनता है, सॉइल रॉक बनता है। यही प्रोसेस हमेशा होता ही रहता है, इसलिए इसे कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। अब ये कई चरणों में होता है। हम क्या कर रहे हैं भाई, रॉक से सॉइल, सॉइल से रॉक, ऐसा नहीं डायरेक्ट रॉक से सॉइल बन जाएगा, सॉइल से रॉक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कई चरणों में होता है। तो सॉइल से रॉक और रॉक से सॉइल बनने के कुछ निम्न चरण होते हैं, है ना। तो हम देखते हैं भाई चरण, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है भाई, सबसे पहला क्या होगा, वेदरिंग होगा। तो लिखेंगे वेदरिंग ऑफ या इसे डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, डिसइंटीग्रेशन, है ना। वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक का अपक्षय हुआ। सबसे पहले रॉक क्या होगा, टूटेगा। अब टूटेगा तो वहाँ से कहीं जाएगा, टूटेगा तो क्या होगा भाई, वहाँ से कहीं जाएगा। अभी हम समझाएंगे दूसरा। तो दूसरा चरण क्या होगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड पार्टिकल। जो पार्टिकल टूट फूट हुआ है उसे हम कहेंगे भाई वेदर्ड पार्टिकल है। अब उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। अभी हम समझाते हैं। फिर तीसरा स्टेप में क्या होगा भाई, डिपोजिशन ऑफ वेदर्ड पार्टिकल हो जाएगा। और चौथा स्टेप में क्या हो जाएगा, अपहीवल हो जाएगा, अपहीवल, ठीक है। अब इसको समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं कि जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। हम जानते हैं कि कणों का मतलब सॉइल पार्टिकल का निर्माण रॉक के वेदरिंग से होता है। रॉक के वेदरिंग के सॉइल पार्टिकल बनता है, लेकिन वेदरिंग क्रिया बहुत ही स्लो और हमेशा होता रहता है। इसका परिणाम बहुत सालों बाद हमको देखने को मिलता है, जिसके कारण जहाँ चट्टानें हैं वहाँ मृदा बनती है, मृदा से चट्टानें बनेगी, चट्टानों से मृदा बनेगी। अब जानते होंगे जहाँ तेथिस सागर था, अरे जहाँ माउंट एवरेस्ट है, आज जहाँ माउंट एवरेस्ट है वहाँ बहुत करोड़ों साल पहले तेथिद नामक सागर था कि नहीं था। अच्छा, जहाँ आज रेगिस्तान है बताया जाता है कि वहाँ बहुत पहले जंगल थे। जहाँ आज जंगल है बताया जाता है कि बहुत पहले रेगिस्तान थे। तो ये सारे प्रोसेस बहुत स्लो होता है, 10 साल 50 साल 100-150 साल में नहीं होना, लाखों करोड़ों साल में होते हैं और ये हमेशा प्रोसेस चलता रहता है। तो हमको और सब में डाइवर्ट नहीं होना, हमको समझना है सॉइल में। तो सॉइल मृदा कण बहुत समय बाद रॉक बन जाएगा, वही रॉक बहुत समय बाद मृदा कण बन जाएगा। एक कितने चरणों के थ्रू बनता है, तो कितने चरणों के थ्रू बनेगा, 4 चरणों के थ्रू बनेगा। जैसे कि सबसे पहले रॉक है, सबसे पहले क्या है मेरे लाल रॉक है, सबसे पहले क्या है, चट्टान है। अब इस चट्टान का क्या होगा, वेदरिंग होगा। इस चट्टान का क्या होगा, वेदरिंग मतलब समझते हैं टूट फूट होगा। इस चट्टान का क्या हो जाएगा, आपका टूट फूट हो जाएगा। टूट फूट होने के बाद क्या होगा, टूट फूट होने के बाद एक क्या होगा भाई, टूट देखिएगा। सबसे पहले चट्टान था, चट्टान के बाद वेदर होगा, वेदर के बाद क्या हो जाएगा आपका, टूट फूट के बाद क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा। ये क्या होगा भाई, ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। एक जगह दूसरे जगह जाएगा कि नहीं, ट्रांसपोर्ट होगा। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा, फिर अपहीवल होगा। अपहीवल मतलब उथल पुथल होगा। अपहीवल मतलब उथल, जैसे भूकंप हो सकता है, हो सकता है लैंडस्लाइड। अरे चट्टान है, लैंडस्लाइड हुआ तो क्या बन गया, सॉइल बन गया। लैंडस्लाइड होकर नीचे आए तो सॉइल बन गया। सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अपहीवल मतलब होता है उथल पुथल होता है। उथल पुथल होने के कारण फिर जो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, अपहीवल के कारण रॉक बन जाएगा। तो ऐसा यही आपका क्या है, जियोलॉजिकल साइकिल। यही क्या है भाई, जियोलॉजिकल साइकिल। चट्टान है, चट्टान टूट करके टूट गया, टूटा हुआ कण जा करके जम जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अरे देखिए छूट रहा। ट्रांसपोर्ट के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डिपोजिशन हो जाएगा।
अब ये डिपोजिशन क्या करेगा, अपहीवल कर देगा। डिपोजिशन का क्या हो जाएगा आपका, अपहीवल हो जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, रॉक बन जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं वेदरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। सबसे पहले किसको समझेंगे, वेदरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक को समझते हैं कि वेदरिंग प्रोसेस होता क्या है। देखिएगा, वेदरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक क्या होता है, समझिए, है ना। देखिएगा, वेदरिंग यानी चट्टानों का अपक्षय, क्या हो जाएगा, चट्टानों का अपक्षय। अब देखिए, चट्टानों का अपक्षय, जो चट्टानें खुली वायुमंडल में, वातावरण में ऐसे पड़ी हुई हैं, उसमें बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा उसका टूट फूट होता रहता है, इसे ही कहते हैं हम चट्टानों का अपक्षय। अब चट्टानों का अपक्षय दो प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है आपका फिजिकल वेदरिंग। सबसे पहले क्या होता है आपका, फिजिकल वेदरिंग होता है ना। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, फिजिकल वेदरिंग, उसके बाद मिलेगा आपका केमिकल वेदरिंग, उसके बाद क्या मिलेगा आपका, केमिकल वेदरिंग। ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। पहले क्या होगा भाई, फिजिकल वेदरिंग यानी भौतिक अपक्षय। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नहीं, मतलब कि दो तरह से होता है, या तो फिजिकल वेदरिंग होगा या फिर कितना होगा आपका, केमिकल वेदरिंग होगा। ठीक है, अब फिजिकल वेदरिंग में समझते हैं। सबसे पहला आ जाएगा आपका, आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। क्या आ जाएगा भाई, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण। देखिए, हम एक बात जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो क्या होता है भाई, कोई भी वस्तु है, और टेम्परेचर जब उस पर पड़ता है तो फैलता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो फैलता है, और टेम्परेचर कम होने पर सिकुड़ जाता है। इसी तरह खुली अवस्था में जो रॉक है, रॉक भाई दिन को टेम्परेचर अधिक होगा, रात का टेम्परेचर कम होगा, गर्मी में टेम्परेचर अधिक होगा, सर्दी में टेम्परेचर कम होगा, जिसके कारण रॉक भी क्या होता है, फैलता सिकुड़ता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण या टेम्परेचर में चेंजिंग के कारण जो रॉक होता है वो क्या होता है, फैलता सिकुड़ता है, और इसी फैलने सिकुड़ने के कारण ही उसमें दरारें आती हैं, जिससे उसका क्या होता है, टूट फूट हो जाता है, कमज़ोर होकर कुछ दिनों बाद टूट जाता है। तो इस तरह का जो वेदरिंग होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। क्या कहेंगे, फिजिकल वेदरिंग। तो टेम्परेचर में चेंज के कारण होगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका बहते जल के, है ना, या लिख दे इम्पैक्ट एंड फ्रिक्शन ऑफ रनिंग वाटर। कौन सा वाटर मेरे लाल, रनिंग वाटर। ठीक है, अब देखिए, यानी बहते जल द्वारा घर्षण और सुघट्टता के कारण, घर्षण के कारण, इम्पैक्ट का स्पेलिंग हमको नहीं पता है, यहाँ MPA, इम्पैक्ट का हिंदी नहीं पता, शायद संकट होता है। क्या होता है, संकट होता है, कोई बात नहीं। तो रनिंग वाटर, अब देखिए, अब रनिंग वाटर जब जाएगा, अभी हम पीछे बताए हैं बालू लेकर आया है। बालू लेकर कैसे आया, जब रनिंग वाटर, बहता हुआ जल जब रॉक से गुजरेगा ना, जब रॉक से गुजरेगा तो जल और रॉक के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। जल और रॉक के बीच में क्या उत्पन्न होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। इस फ्रिक्शन के कारण जल हमेशा क्या रहेगा, कुछ पार्टिकल को काटते रहेगा, कुछ पार्टिकल को क्या करता रहता है भाई, काटता रहता है, जिसके कारण चट्टानों का टूट फूट होता है। इम्पैक्ट मतलब क्या होगा, देखिए, यदि ऊपर से, जब पहाड़ों पे ऊपर से झरना गिरता है, ऊपर से क्या गिरता है भाई, ऊपर से झरना गिरता है कि नहीं गिरता है, गिरता है। जब ऊपर से झरना गिरेगा तो यदि नीचे भी क्या है, नीचे भी रॉक ही है भाई, ऊपर से झरना गिर रहा है, नीचे भी रॉक है, तो अब झरना नीचे गिरेगा रॉक पर, तो रॉक इस इसका टूट फूट करेगा कि नहीं, इसका तोड़ फोड़ करेगा। तो यही है आपका इम्पैक्ट एंड फ्रिक्शन। रनिंग वाटर चलेगा तो उसका कहीं इम्पैक्ट के कारण चट्टानों को तोड़े फोड़ेगा, और कहीं फ्रिक्शन के कारण चट्टानों को क्या करेगा मेरे लाल, तोड़े फोड़ेगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका विंड, यानी हवा और आंधी। अब देखिएगा, आपको यकीन नहीं होगा, जब हवाएं चलती है तब भी क्या करती है, चट्टानों से टकराएगा। जब हवा चलेगा तो क्या होगा, चट्टानों से टकराएगा, तो चट्टानों का क्या होगा, टूट फूट होगा, है ना। अब देखिए, यकीन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यकीन आपको नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता तो है, क्योंकि ये इतनी प्रोसेस है, स्लो है कि हम कहते तो हैं 50 साल में नहीं फ़र्क समझ पाएंगे। बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही क्या होता है भाई, स्लो प्रोसेस होता है। तो क्या कर रहे हैं भाई, जब हवाएं चलती है तो ये हवाएं जाकर जब रॉक से टकराती है तो रॉक का क्या होता है, वेदरिंग होता है। जब हवाओं के साथ धूल मिल जाए, जब हवाओं के साथ कोई पार्टिकल मिल जाए, तब तेज हवाएं चल रही हैं, मान लीजिए आंधी चल रही है, क्या चल रही है, आंधी चल रही है। अब आंधी में क्या है भाई, सॉइल के पार्टिकल भी मिल गए हैं, अब पार्टिकल जाकर टकराएंगे चट्टान से, तो और उसका वेदरिंग रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, और जल्दी उसका क्या होने लगता है, आपका वेदरिंग हो रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है आपके, फिजिकल हैं। ठीक है,
ये क्या है भाई, सारे के सारे क्या है आपके फिजिकल रीजन है। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा चौथा, क्या हो जाएगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर के जमाव से। अब देखिए वाटर के जमाव से कैसे होगा समझिएगा, जैसे कोई पानी है, अब पानी तो पानी है, थोड़ा भी दरार पाएगा तो घुस जाएगा। तो यदि रॉक में थोड़ा सा दरार है तो उसमें पानी क्या हो जाता है, घुस जाता है। और पानी जब घुस जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जानते हैं बड़े बड़े पहाड़ों, अब देखिए अब कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फिजिकल रीजन के ही कारण आपका वेदरिंग हो, किसी कारण से हो सकता है, 2-3 कारण से हो सकता है। किसी जैसे कोई पानी के अंदर डूबा हुआ है तो सिर्फ पानी के घर्षण के कारण वेदरिंग होगा। अब कोई रॉक है जो बहुत ऊंचा उठा हुआ है, अब उस पर पानी नहीं पहुंचता है तो ये वो किसके कारण, हवाओं के कारण होगा। तो ऐसा नहीं कि कोई रॉक है तो सारा का सारा कारण उसमें अप्लाई होगा, नहीं, किसी कारण से हो सकता है, कोई एक कारण होगा जो कि उसको क्या करेगा, आपका वेदरिंग करेगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है कि थोड़ा भी दरार पाएगा उसमें पानी घुस जाएगा, थोड़ा भी दरार पाएगा उसमें पानी क्या हो जाएगा, आपका घुस जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। अब पानी घुस जाएगा तो रात को पानी जब जमेगा, मान लेते हैं कोई ऐसा पहाड़ है रात में बर्फ़ जम जाता है, दिन में पानी है, तो क्या होगा, पानी तो घुस गया, लेकिन जब बर्फ़ जमता है तो जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उसका घनत्व अधिकतम होता है। तो जब बर्फ़ जमेगा तो अपना आयतन क्या करता है, फैलाता है। भाई दरार में पानी, जब बर्फ़ जमेगा तो आयतन फैलाएगा, जब आयतन फैलाएगा तो दरार का क्या हो जाएगा, दरार क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब रात में दरार फैल गया क्योंकि बर्फ़ उसको फैलाया, दिन में और ज़्यादा पानी घुसेगा उसमें, क्योंकि दरार फैल गया, दिन में और ज़्यादा पानी घुसेगा, फिर पानी रात को बर्फ़ बनेगा, फिर दरार को बढ़ा देगा। अब ऐसे दरार को बढ़ाते बढ़ाते क्या हो जाएगा, दरार मतलब कि रॉक कमज़ोर हो जाएगा और उसका टूट फूट जाएगा। अब बताइए कितना स्लो प्रोसेस है, अरे तो सब बर्फ़ कितना करेगा, लेकिन इफेक्ट तो डालता है, तभी तो हम पढ़ते हैं भाई, है ना। ठीक है, पाँचवा क्या हो जाएगा आपका, पेड़ पौधों के जड़ों का फैलाव। क्या हो जाएगा, पेड़ पौधों के जड़ों का फैलाव। अब देखिए अब बहुत से पहाड़ों पर क्या होते हैं, पेड़ पौधे उगते नहीं, उगे रहते हैं। और जब पेड़ पौधा उग रहा है, जब ग्रो कर रहा है या फिर उगा ही हुआ है तो अपनी जड़ें हमेशा फैलाता रहता है। तो जब जड़ें फैलेंगी तो रॉक को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। भाई रॉक को छेद के ही तो जाएंगी जड़ें। तो जब पेड़ पौधे जिस पहाड़ों पे, जिस चट्टान पर पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधे जब ग्रो करते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो भी ग्रो करती है, जिसके कारण चट्टानों का क्या होता है, टूट फूट होता है। और उससे क्या कहते हैं, पेड़ पौधों के जड़ों के फैलाव के कारण फिजिकल वेदरिंग, क्या कहेंगे हम, फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। ठीक है, पाँचवा छठा समझते हैं, भूकंप एंड भूस्खलन, लैंडस्लाइड, भूस्खलन देख लीजिएगा, है ना, यानी अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। क्या हो जाएगा भाई, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड होगा। अब देखिए जब भूकंप आता है तो देखते हैं ना, नीचे की मृदा ऊपर, ऊपर की मृदा नीचे, पूरा तोड़ फोड़ देता है, हिला डुला देता है। ठीक है, तो भूकंप आने के कारण भी हम क्या होता है, चट्टानों का वेदरिंग होता है। लैंडस्लाइड सिंपल समझ रहे हैं भाई, पहाड़ों से बरसात के मौसम में टूट करके पूरा रोड जाम कर देता है पहाड़ी एरिया में। ठीक है, तो उसे कहते हैं लैंडस्लाइड। तो वहाँ तो सीधे सीधे टूट करके बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अन्य कारण भी होता है। सातवां है भाई मिसलेनियस, विविध कारण होता है। मिसलेनियस रीजन क्या होता है भाई, मिसलेनियस कारण भी होता है। मिसलेनियस क्या होता है, जैसे कि जब आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो हो सकता है गाय भैंस लेकर के पहाड़ों पर चराने जाएं। अब पहाड़ पे चराने का मतलब माउंट एवरेस्ट नहीं समझना, रॉक कहीं भी रॉक मतलब रॉक थोड़ा कठोर मृदा है। यदि इतना ही ऊंचा है तो हम कह देंगे भाई रॉक है, रॉक मतलब थोड़ा सा कठोर है। यदि उस पर घास फूस उग गया है तो क्या करने जाएंगे भाई, जब उस पर जाएंगे तो पशुओं के पैर के थ्रू थोड़ा सा टूटेगा, आपके पैर के थ्रू थोड़ा सा वेदरिंग होगा, अन्य कारण है। या फिर जब हमको प्राप्त करना होता है स्टोन, तो स्टोन को प्राप्त करने के लिए जाके ब्लास्ट करते हैं ना, पूरा क्या करते हैं वहाँ पे बुरादा भर करके बारूद का पूरा ब्लास्ट करते हैं जाके हमको मिल सके। तो इसके भी कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ वेदरिंग होता है। तो यही सब वेदरिंग जो कि फिजिकल रीजन के कारण हो रहा है उसे हम कहते हैं फिजिकल रीजन, फिजिकल वेदरिंग। और फिजिकल वेदरिंग के कितने कारण हैं, इतने कारण हैं, 7 कारण हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ें, नोट से हमको टेलीग्राम में भेज देंगे, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए केमिकल वेदरिंग में सबसे पहला आता है आपका ऑक्सीडेशन। अब केमिकल वेदरिंग क्या है भाई, केमिकल वेदरिंग हम बताएं, फिजिकल वेदरिंग क्या है।
तो फिजिकल रीजन के कारण जो वेदरिंग होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या है कि भाई केमिकल के कारण जब वायुमंडल या पानी में उपस्थित केमिकल रॉक से क्रिया करके रॉक का वेदरिंग करती है तो उसे कहते हैं केमिकल वेदरिंग। जैसे कि ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन वायुमंडल में बहुत सारे तत्व हैं भाई, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल के जब ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन जानते हैं जैसे लोहा रख दीजिए तो क्या कर लेगा, लोहे से ऑक्सीजन क्रिया करके उसका जंक लगा देता है कि नहीं, उसका वेदरिंग कर दिया लोहे का। इसी तरह यदि लोहे वाला मटेरियल किसमें है भाई, जो लोहे वाला मटेरियल यदि कोई पहाड़ है उसमें लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उस रॉक से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, उस रॉक के उस तत्व से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और उसका वेदरिंग करेगा। उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन के बाद दूसरा आता है आपका ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन। हाँ, हाइड्रेशन क्या होता है भाई, हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन मतलब क्या हो गया, हाइड्रेशन मतलब क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या हो गया, अब देखिए ऑक्सीडेशन मतलब क्या था, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन रॉक के तत्व से क्रिया करके वेदर कर रहा था। लेकिन अब पानी में, अब बहुत सारे पहाड़ हैं जो पानी में डूबे हुए हैं या पानी उस पर जाता रहता है, पहाड़ मतलब रॉक, बहुत सारे रॉक पर पानी जाता रहता है। अब यदि पानी में उपस्थित एलिमेंट, पानी में उपस्थित केमिकल कंपोजिशन रॉक से क्रिया करके जब वेदरिंग करता है तो इस तरह का वेदरिंग को कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन। अब कहेंगे ऐसे कैसे वेदरिंग करता है, अरे लोहा का एग्जांपल दिया था आपको, समझ आ गया। चूना, बताइए चूना पानी से रिएक्शन करता है कि नहीं करता है। यदि रॉक जो है चट्टान है, यदि चूनेदार है, चूनेदार तो चट्टान होता ही है, यदि रॉक में चूना की मात्रा ज़्यादा है तो उसका वेदरिंग पानी कर देगा, क्योंकि पानी चूने के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। तो पानी में उपस्थित एलिमेंट रॉक के एलिमेंट के साथ क्रिया करके जब वेदरिंग करता है तो उसे कहते हैं हाइड्रेशन के कारण केमिकल वेदरिंग। तीसरा होता है आपका कार्बोनेशन। कार्बोनेशन, ठीक है ना। अब देखिए कार्बोनेशन में क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग हो गया। जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन क्रिया करके वेदरिंग करेगा तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। लेकिन जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड रॉक के केमिकल कंपोजिशन से क्रिया करके जब वेदरिंग करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, कार्बोनेशन। उसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोनेशन। ठीक है। तो सॉइल का निर्माण कितने चरणों में होता है, 4 चरणों में। पहला क्या था भाई, वेदरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। रॉक का क्या होता है, अपक्षय, टूट फूट की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के दो तरह के होते हैं, फिजिकल अपक्षय होता है, केमिकल अपक्षय होता है, दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम पढ़ते हैं भाई, दूसरा हम क्या पढ़ते हैं आपका, बताइए दूसरा हम क्या पढ़ते हैं भाई, जब ये टूट गया तो टूट करके कहीं जाएगा, कहीं जाएगा, ठीक है, और जा करके जमेगा, जा करके क्या होगा, जमेगा। तो दूसरे और तीसरे को हम दोनों को एक में ही पढ़ते हैं, दूसरे तीसरे को दोनों को एक में पढ़ते हैं। ठीक है। क्या पढ़ते हैं भाई, दूसरा तीसरा कहते हैं हम लोग, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप को साथ ही पढ़ते हैं। क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ वेदर्ड पार्टिकल। ठीक है, यहाँ देखिए पार्ट लिख दे रहे हैं, पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है। क्या है भाई, दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा स्टेप क्या होता है, डिपोजिशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना। डिपोजिशन मतलब होता है जाकर जमा करना। तो जो लेकर जाएगा वही जमा करेगा। कैसे, अब पानी लेके जा रहा है, अब पानी लेके जा रहा है, अरे बालू लेके आता है ना पानी, अब पानी वेदर्ड पार्टिकल को पानी लेके जा रहा है। अब जहाँ भी पानी का वेलोसिटी कम होगा जमा देगा, काम खत्म। हवा मिट्टी को उड़ा कर ले जा रहा है, आगे दीवार पड़ गया, जमा दिया। हवा मिट्टी को उड़ा कर लेके जा रहा है,
जहाँ वेलोसिटी कम होगा जमा देगा। तो जो लेके जाएगा वो किसी न किसी रीजन से जा करके क्या करता है, उसी पार्टिकल को जमा कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है भाई, जमा कर देता है। ठीक है, तो हम क्या, ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि भाई जब सॉइल पार्टिकल वेदर हो जाता है तो वो अपने जगह पर बना नहीं रहता है, उसके बहुत सारे कारक होते हैं, जो कि वो सारे कारक नेचुरल कारक हैं, हमारे आपके थ्रू बनाए हुए नहीं, सारा नेचुरल होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड वेदर, तो कई कारक होते हैं जो वेदर मटेरियल को एक जगह से ले जा करके दूसरे जगह पे क्या करते हैं, जमा करते हैं। उसमें पहला कई कारण होते हैं। क्या होते हैं भाई, कई कारण होते हैं। सबसे पहला है आपका ग्रेविटी। सबसे पहला क्या कारण है भाई, ग्रेविटी है। ठीक है, अब गुरुत्व के कारण, गुरुत्व बल के कारण, अब मान लेते हैं कोई पहाड़ है, ऐसा है, अब यहाँ कोई टूट फूट हो, अरे हो सका बारिश हो तो बिजली ही गिर गया इस पर, किसी रीजन से, मान लीजिए विविध में तो आ जाएगा, हो सकता है इसी पे बिजली गिर गया, तोड़ फोड़ दिया, तो यहाँ क्या होगा, टूट फूट। अब बताइए यहाँ यदि चट्टान का टूट फूट हो जाता है तो एक ये नीचे यहाँ पानी भी नहीं आ रहा है, यहाँ हवाएं भी नहीं चल रही हैं, तो एक माना एक किसके कारण नीचे आ गया भाई, ग्रेविटी के कारण नीचे आ गया। एक ग्रेविटी के कारण कहाँ आ गया, नीचे आएगा। तो यानी वैसे वेदर पार्टिकल जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, उस तरह का हम क्या मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, उससे ट्रांसपोर्टेशन को हम कह रहे हैं गुरुत्व के द्वारा किया गया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दूसरा कारक क्या होता है भाई, रनिंग वाटर। दूसरा ट्रांसपोर्ट कारक क्या होता है, रनिंग वाटर। ठीक है, रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर आप जानते हैं भाई, जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ वेदर मटेरियल को भी लेकर आते जाती हैं। शुरू में वेदर मटेरियल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन नदियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे वेदर मटेरियल क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। सबसे लास्ट में एकदम महीन वेदर मटेरियल मिलते हैं। तो जो जिस सॉइल को पानी के थ्रू बहा कर ले जाया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई, रनिंग वाटर के थ्रू किया गया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तीसरा होता है आपका एयर एंड विंड। एयर एंड विंड, ठीक है, हवा एवं आंधी कर लीजिए। अब देखिए, अब वैसे जब आंधियाँ चलती हैं तो आप देखते होंगे उसमें बहुत सारे धूल धक्कड़ रहते हैं, देखेंगे ना पूरा आँख में पड़ता है। तो क्या हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहे हैं। जब बहुत तेज़ हवाएं या आंधियाँ चलती हैं तो उसमें वह अपने साथ सॉइल यानी मृदा कणों या वेदरेट पार्टिकल को भी उड़ा कर लेके जाती हैं, तथा किसी बाधा के कारण उसको वहीं जमाव कर देते हैं, या जब उस विंड का हवा कम होता है तो वहीं क्या कर देता है, उसका जमाव कर देता है। उसी तरह पानी भी जब वेदर पार्टिकल को लेकर जाता है तो जहाँ पानी का कोई रुकावट आ जाए या फिर पानी का वेलोसिटी कम हो जाए, वहीं पार्टिकल का क्या कर देता है, वो जमाव कर देता है। ठीक है ना। चलिए अगला है आपका चौथा अपहीवल। नहीं, अपहीवल तो इसके बाद पढ़ेंगे, मतलब चौथा क्या हो जाएगा आपका, ग्लेशियर। हाँ, क्या हो जाएगा आपका, ग्लेशियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ग्लेशियर हो जाएगा। अब ग्लेशियर मतलब भाई अब बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े, यही तो ग्लेशियर है भाई, बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े। अब बर्फ़ का टुकड़ा टूटा, बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा टूटा। अब जब वो टूटा तो अपने साथ कुछ लेकर आ गया, क्या, रॉक का एलिमेंट लेकर आ गया। अपने साथ क्या लेके आ गया, रॉक एलिमेंट लेकर आ रहा है। और अब जहाँ जहाँ जा रहा है ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, अब जहाँ जहाँ वो लेकर जा रहा है वहाँ वेदर पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। तो ग्लेशियर के थ्रू किया गया सॉइल के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं ग्लेशियर के द्वारा किया गया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलिए अभी तक 2 और 3 पढ़ लिए, अब हम चौथा क्या पढ़ेंगे, अपहीवल, मतलब कि उथल पुथल। क्या करते हैं भाई, उथल पुथल। ठीक है ना, उथल पुथल। तो उथल पुथल क्या होता है भाई, उथल पुथल क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो वायुमंडल है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, या हमारे वायुमंडल में बहुत सारी क्रियाएं लगातार होती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पे कभी भूकंप आएगा, कभी सुनामी आएगी, कभी आंधी आएगा, कभी बारिश आएगा, कभी बिजली कड़केगी। इन सब के कारण क्या होता है, जो जिस स्थान पर नदियाँ हैं बहुत समय बाद समुद्र बन जाएगी, जिस स्थान पर रेगिस्तान है बहुत समय बाद
क्या होती है भाई, बहुत समय बाद वहाँ हरियाली आ जाएगी। तो यही सारा उथल पुथल है जो निरंतर हमेशा बिना रुके चलता रहता है, जिसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इस उथल पुथल के कारण एक सॉइल क्या होता है, पहाड़ बनता है, यानी सॉइल रॉक बनता है, रॉक सॉइल बनता है, सॉइल रॉक बनता है, रॉक सॉइल बनता है, इस उथल पुथल के कारण है। ठीक है, तो एक क्या था आपका जियोलॉजिकल साइकिल, एक क्या था जियोलॉजिकल साइकिल कर लीजिए या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरे लाल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कर लीजिए। ठीक है, अब इसके साथ कुछ स्थानांतरित हम मृदा देखेंगे, कुछ हम मृदा देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगा। ठीक है, यानी आपका हम कहें कि एक टॉपिक खत्म हो गया तो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे सम इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड क्या हो जाएगा आपका, सॉइल हो जाएगा। सबसे पहले आता है आपका रेजिडुअल सॉइल। सबसे पहले क्या आता है मेरे लाल, रेजिडुअल सॉइल होता है। ठीक है, अब रेजिडुअल सॉइल क्या होता है, देखिए समझिएगा, हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो सम इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट सॉइल लिख रहे हैं, तो उस नोट्स में हो सकता है पहले की जगह कोई और हो सकता है पहले की जगह हम लोएस लिख दिया हूँ, दूसरे की जगह लेकेस्ट्रीन लिख दिया हूँ। तो जैसे जैसे हम पढ़ाएं वैसे वैसे होगा, यानी सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, लेकिन टॉपिक आपको नोट्स में पूरा मिलेगा, सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है। समझ रहे हैं बात को ना। जैसे हम लिखवाए थे फिजिकल रीजन में सबसे पहले क्या लिखवाए थे, चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है उसमें पेड़ों के जड़ों के फैलाव के कारण दे दिया वो फिजिकल वेदरिंग, पहला दे कर दिया। हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाए हैं वही नोट्स है। ठीक है, तो अब जहाँ जो याद आता है उसको हम पढ़ा देते हैं। नोट्स में टॉपिक सारा मिलेगा, थोड़ा सा सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो रेजिडुअल सॉइल क्या है, कहा कि जब कोई मृदा टूट जाती है, जब कोई रॉक का वेदरिंग होता है और वेदर्ड पार्टिकल उसी रॉक पे जाके जमा हो जाता है, तो इस तरह के सॉइल को हम कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। जब किसी सॉइल का क्या होता है मेरे लाल, जब किसी सॉइल का क्या होता है, वेदरिंग होता है, जब किसी सॉइल का क्या हो गया आपका, वेदरिंग हो गया, और ये सॉइल जाकर उसी रॉक पे, जिस रॉक से टूटा है उसी रॉक पे जाकर जमा हो गया, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेजिडुअल सॉइल, है ना। तो जो इसमें इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर नहीं आता, क्योंकि अभी भी वही था, अभी भी क्या है वही है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट सॉइल नहीं भाई, सॉइल। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं रहा है ना। दूसरा होता है आपका ऑर्गेनिक सॉइल। दूसरा क्या होता है भाई, ऑर्गेनिक सॉइल। अब ऑर्गेनिक सॉइल क्या है, जब किसी सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे घास फूस पत्ते इत्यादि मिले हुए होते हैं या जीवाश्म मिले हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल का जो कलर होता है वो भूरा कलर का होता है। किस कलर का होता है मेरे लाल, भूरा कलर का होता है। ठीक है, तीसरा होता है आपका बेंटोनाइट। तीसरा क्या होता है आपके पास, बेंटोनाइट। अब बेंटोनाइट एक तरह की सॉइल होती है जो कि क्या करती है, जो कि ड्रिलिंग करते समय काम आता है। जब ड्रिल हम कहते हैं, ड्रिल समझ रहे हैं, मान लीजिए कि ज़मीन में होल कर रहे हैं, ज़मीन में क्या कर रहे हैं हम, होल कर रहे हैं। एक क्या था आपका ज़मीन था, एक क्या था आपका ज़मीन ग्राउंड लेवल है, एक क्या है भाई आपका ज़मीन है। ज़मीन में क्या करते हैं, जब होल करते हैं तो होल करेगा आदमी होल करेगा तो यहीं आदमी रह कर काम करेगा, मान लेते हैं किसी कारण से यहीं रह कर काम कर रहा है। जब वो होल करते हैं तो डर रहता है कि नहीं कि इधर की मिट्टी गिर जाएगी। जब ज़मीन में होल करेंगे तो डर रहता है कि इधर की उधर की मिट्टी गिर न जाए। तब क्या करते हैं, होल करते जाते हैं और बेंटोनाइट लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, बेंटोनाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, बेंटोनाइट लेते हैं। NIGST नहीं होता है भाई, NIT होता है। ठीक है, तो बेंटोनाइट लेते हैं और लेते हैं पाउडर के रूप में, बहुत महीन रहता है। और जहाँ ड्रिलिंग किए हैं, जहाँ होल किए उसी पर क्या करते हैं, छिड़कते रहते हैं, उसी पर क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, जिससे ये जाता है और इस सॉइल के किनारे पर चिपक जाता है और सॉइल को क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है। सॉइल को क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है। ठीक है, चौथा हम पढ़ते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मिट्टी। क्या होता है आपका, अगला क्या होता है भाई, ब्लैक कॉटन सॉइल, यानी काली कपासी मिट्टी। अब काली कपासी मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है
जिस पे हम घर बनाना ही नहीं चाहते हैं, जिस पे हम चाहते हैं फाउंडेशन बनाए। फाउंडेशन के लिए बहुत ख़राब सॉइल है, फाउंडेशन के लिए बेंटोनाइट भी बहुत ख़राब है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बहुत ख़राब है, ऑर्गेनिक सॉइल भी बहुत ख़राब है, इसका नहीं हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन वगैरह के रूप में, ठीक है। तो उसी चट्टान पे तो ये तीनों के तीनों फाउंडेशन नहीं बनाना चाहेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक है, कभी ना कभी वो सड़ेगा तो फिर खाली स्थान मिलेगा, आपका अनसेटलमेंट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। बेंटोनाइट और दोनों बेकार हैं। अब ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है? ये ब्लैक कॉटन पे हम फाउंडेशन नहीं बनाते, बहुत कमज़ोर मृदा होती है। क्यों मृदा होती है? एक ऐसी मृदा होती है, काला कलर की होती है, इसलिए नाम इसका ब्लैक कॉटन है। इस पर कपास की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ब्लैक कॉटन ऐसी सॉइल है जो पानी पाते ही फैल जाता है, पानी पाएगा तो फैल जाएगा, पानी खत्म होगा सिकुड़ जाएगा। तो ये फैलते सिकुड़ते रहती है। कोई स्ट्रक्चर बना देगा, फैल जाएगा, फिर स्ट्रक्चर धंस जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा, स्ट्रक्चर को उठा देगा, दबा देगा, तो ठीक है। तो इसलिए इस पर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं पांचवा, अदर इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? अगला होता है आपका कोहेजन सॉइल। अगला क्या होता है आपका? कोहेजन सॉइल। फिर छठा मिलेगा कोहेजन लेस सॉइल। छठा क्या मिलेगा आपको? कोहेजन लेस सॉइल। अब देखिए कोहेजन सॉइल क्या होता है भाई? यह एक ऐसी सॉइल होती है जो जिसके मृदा आपस में आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। यह महीन मृदा होती है। हम क्या कह रहे हैं? यह एक कोहेजन मतलब संसंजन। अब एफएम में पढ़े होंगे, हाइड्रोलिक्स में ससंजन आसंजन पढ़े होंगे ना। ससंजन क्या होता है भाई? ससंजन होता है एक ही पार्टिकल, एक ही तरह के पार्टिकल जब आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े हों, ससंजन। जब अलग अलग पार्टिकल आकर्षण बल द्वारा जुड़े हों तो उसे कहते हैं असंजन, ठीक है। ये क्या होती है? जो कोहेजन सॉइल होती है ये बहुत महीन मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है भाई? महीन मृदा होती है। एक क्या होती है? मोटी मृदा होती है। एक क्या होती है भाई? कोहेजन लेस मोटी मृदा। इसमें कणों के मध्य आकर्षण बल लगता है। एक कणों के मध्य आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, एक कणों के मध्य आकर्षण बल द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, है ना। इसमें प्लास्टिसिटी का गुण होता है। प्लास्टिसिटी मतलब इसको किसी भी आकार में पानी मिलाइए, किसी भी आकार में गूंथ दीजिए, इसमें प्लास्टिसिटी का गुण होता है। इसमें प्लास्टिसिटी का गुण नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोहेजन को समझते हैं। कोहेजन सॉइल क्या होता है? यह बहुत महीन कणों वाली मृदा होती है जिनके कण आपस में आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं और इसमें प्लास्टिसिटी का गुण होता है। प्लास्टिसिटी हम पढ़ेंगे, एक दो चैप्टर बाद आएगा, ठीक है। क्या है? प्लास्टिसिटी का गुण होता है जिसको जैसे कुम्हार मिट्टी बनाता है ना, कुम्हार। तो कुम्हार मिट्टी कैसे बनाता है? क्योंकि उसमें प्लास्टिसिटी का गुण है। इसका एग्जाम्पल आता है क्ले, यानी चिकनी मिट्टी। कुम्हार जब बनाता है तो चिकनी मिट्टी लेके आएगा, क्या बालू लेके आएगा? क्या नहीं, बालू को आप गूंथ पाएंगे? नहीं गूंथ पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका सैंड। इसका है भाई सैंड होता है। कोहेजन लेस, बताइए सैंड के कणों में क्या आपस में आकर्षण होता है? नहीं भाई, सैंड को गिराएंगे पूरा गिर जाएगा। लेकिन क्ले देखिए, क्ले गिराएंगे तो नहीं गिरेगा क्योंकि ये बंधा रहता है, क्ले बंधा रहता है आपस में, ठीक है। तो क्ले क्या होता है? महीन होता है, कणों के बीच में आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं तथा इसमें प्लास्टिसिटी का गुण होता है, किसी भी आकार में हम ढाल सकते हैं। जो कोहेजन लेस होता है मोटा मृदा, जैसे ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, इसमें आकर्षण बल नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। और इसमें प्लास्टिसिटी के भी गुण नहीं होता है। बालू से कोई बर्तन बना पाएंगे? मिट्टी का पीटे जाएंगे, ठीक है। एक बात समझिएगा जो कि समझ नहीं आता है, ये है ना, मतलब कि आपको ऐसा नहीं समझ आएगा, आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। जो कोहेजन सॉइल है ना, ये फाउंडेशन के लिए अच्छा नहीं है। जो कोहेजन सॉइल है वो फाउंडेशन के लिए अच्छा नहीं है। और जो कोहेजन लेस सॉइल है ये फाउंडेशन के लिए अच्छा है। ये फाउंडेशन के लिए क्या है भाई? ये फाउंडेशन के लिए अच्छा है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो कोहेजन सॉइल होता है वो बहुत महीन सॉइल होता है। जो कोहेजन सॉइल होता है वो क्या होता है भाई? बहुत महीन सॉइल होता है। तो ये पानी को होल्ड करके रखता है भाई। महीन है ना, ये क्या करेगा? पानी को होल्ड करके रखेगा। देखिए कोहेजन मतलब समझ लीजिए बहुत महीन, वो क्या करेगा? पानी को होल्ड करके रखता है। पानी को होल्ड करके रखा, देखिए पानी को होल्ड करके रखता है अपने रंध्र में, अपने खाली स्थान में, अपने वाइड में, रंध्र में पानी को होल्ड करके रखता है। और पानी पर होल्ड करके तुरंत तो पानी निकालेगा नहीं। जब हम इस पर स्ट्रक्चर बना देंगे, फाउंडेशन बना करके स्ट्रक्चर बना देंगे, तो जब स्ट्रक्चर का लोड आएगा उस पर तब वो पानी निकलेगा। जब स्ट्रक्चर का लोड आएगा तो पानी क्या होगा? निकलेगा। और जैसे ही पानी निकला आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? भले इतना स्ट्रक्चर था, पानी मान लीजिए निकला तो धंसेगा। अरे पानी निकला तो क्या हो गया? आपका धंस जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा।
इसलिए हम लोग कोहेजन सॉइल पे बनाना पसंद नहीं करते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन का अच्छा नहीं है क्योंकि पानी को होल्ड करके रखता है, बाद में रिलीज करता है, तो आपका स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है। और कोहेजन लेस सॉइल अरे मोटा है, ये पानी को होल्ड करके नहीं रख पाता, इसमें से पानी क्या होता है जल्दी निकल जाता है ना। स्ट्रक्चर बनाते टाइम है पानी इसमें दब जाता है और निकल जाता है, तो इसमें बाद में डिसबैलेंस या अनसेटल होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, और एक बात है कि जो कोहेजन सॉइल होता है वो केमिकल कंपोजिशन की वजह से बनता है, नहीं केमिकल वेदरिंग की वजह से बनता है। किसके वजह से बनता है भाई? केमिकल वेदरिंग से बनता है। और जो कोहेजन लेस सॉइल होता है वो किसकी वजह से बनता है? फिजिकल वेदरिंग की वजह से बनता है। बालू देख लीजिए, अरे बालू देख लीजिए कैसे बनेगा भाई? बालू बनेगा फिजिकल वेदरिंग के वजह से। चीज़ें क्लियर है? चीज़ें क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल थे, इसके बारे में आ सकता है। ये मतलब ऐसा समझिएगा, ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आता है, जो हम छोड़ देंगे वो नहीं आएगा। तो ये आएगा, वो कह देगा ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में लिखिए, तो कहिए कि ऐसा सॉइल जिसके मिट्टी में कुछ खरपतवार, घास फूस, पत्ते मिले हुए होते हैं तथा ये थोड़ा सा बदबू करता है, ये फाउंडेशन के लिए अच्छा नहीं है, इसका रंग भूरा होता है, उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक सॉइल। बस 2 नंबर में आएगा इतना, ठीक है ना। ये बहुत कुछ जोड़ कर लिख सकते हैं, 2 नंबर है तो आप चाहते हैं आपके पास टाइम है तो लिख दीजिएगा कि ये स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों बाद सड़ करके वो जब कुछ मटेरियल सड़ेंगे तो फिर ये स्ट्रक्चर अनसेटल कर देंगे सब, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अभी जो हम पहला हेडिंग लिखे थे उसको लिखेंगे। पहला हेडिंग लिखे थे ना सम ट्रांसपोर्टेड सॉइल, क्या पढ़ेंगे? सम ट्रांसपोर्टेड सॉइल। कुछ स्थानांतरित मृदा है, यही हम पढ़ाने वाले थे पहले, लेकिन दूसरा पढ़ा दिए थे। पहले पढ़ा दिए रेजिडुअल सॉइल, रेजिडुअल ट्रांसफर नहीं होता ना, रेजिडुअल ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी होता, वो तो वहीं टूटा वहीं रुक गया, इसलिए हेडिंग चेंज करना पड़ा था। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। क्या पढ़ेंगे भाई? जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। कौन सा सॉइल? एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल क्या होता है भाई? अब जलोढ़ मृदा मतलब क्या होता है कि वैसे सॉइल जो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। अभी पीछे पढ़ रहे थे ना कारक, भाई ट्रांसपोर्ट करने के कौन कौन से कारक हैं? तो हवा, पानी, ग्लेशियर, ग्रेविटी, था कि नहीं था? तो वैसे सॉइल जो पानी के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं तथा पानी किसी बाधा के कारण या पानी का वेलोसिटी कम होने के कारण जब सॉइल का धीरे धीरे डिपोजिशन करती रहती है, तो उस तरह के सॉइल को हम कहते हैं एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। ये बहुत उपजाऊ मृदा होता है और हम लोगों के एरिया में, पूर्वांचल के एरिया में मैक्सिमम किस तरह के सॉइल मिलते हैं आपको? जलोढ़ मृदा मिलेंगे। किस तरह मिलेंगे? जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्यों उपजाऊ होती है? क्योंकि बाढ़ जब आती है, नदियों का जब पानी आता है भाई, पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया है। पानी के द्वारा कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो, नहरों में पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो, नदियों में पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो, या फिर बाढ़ आ रहा है तो पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो पानी के थ्रू होगा, तो हम कहेंगे जलोढ़ मृदा। मृदी क्यों आ रही है भाई, है ना। देखिए क्या होता है, हम फंस जाते हैं, मिट्टी का है कि मृदा का है। अब इसमें मृदी निकल जाएगा तो मिट्टा निकल जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे थे? हाँ, अब उपजाऊ इसलिए होते हैं, हमेशा बाढ़ का पानी, भाई बाढ़ का पानी आता है और हमेशा अपने साथ नए नए मिट्टी, नए नए सॉइल को लेकर आता रहता है, हमेशा जमाव करता रहता है, नए नए सॉइल लेकर आता है, जमाव करता रहता है, इसीलिए ये जो सॉइल होता है बहुत क्या होता है? उपजाऊ होता है। ठीक है, दूसरा है आपका मैरीन सॉइल। मैरीन मतलब होता है आपका समुद्री सॉइल। दूसरा क्या होता है भाई? मैरीन सॉइल। अब मैरीन सॉइल मतलब क्या? जैसे नदी समझिए, अब नदी से पानी आ रहा है भाई, नदी से पानी आ रहा है, नदी कहाँ से आ रहा है? पहाड़ों से आ रहा है, पहाड़ों से पत्थर तोड़ के आ रहा है, पहाड़ों से पत्थर तोड़ कर अपने साथ ले आ रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अरे कहीं बीच में बाधा ही नहीं आया, कहीं बाधा ही नहीं आया, कहीं जो वाटर था उसकी वेलोसिटी ही नहीं कम हुआ, तो बीच में तो कहीं उसको जमाया ही नहीं। और जो नदी था वो बीच में तो कहीं जमाया नहीं, तो नहीं जमाया तो कहाँ लेके चला जाएगा? समुद्र में लेके चला जाएगा। वो कहाँ लेके चला जाएगा? आपका समुद्र में लेके चला जाएगा, और समुद्र में ले जा करके वहाँ जमा देगा। इसे क्या कहते हैं भाई? मैरीन सॉइल, समुद्री मृदा। इसे क्या कहेंगे हम? समुद्री मृदा। ठीक है ना, है ना, समझ गए ना?
समुद्री मृदा, है ना भाई। यही पीछे वाला ही सॉइल, पीछे वाला ही मतलब कि पार्टिकल है, लेकिन ये जमा ही नहीं, क्योंकि पानी का वेलोसिटी कम ही नहीं हुआ, कोई बाधा भी नहीं आया, तो ट्रांसपोर्ट करके लेते गया, ट्रांसपोर्ट करके लेते गया। अब समुद्र में तो जमा ही करना है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, समुद्री मृदा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं लैक्रेस्ट्रीन सॉइल। लैक्रेस्ट्रीन सॉइल यानी सरोवरी मृदा। किस तरह की मृदा भाई, सरोवरी मृदा। ठीक है, अब सरोवरी मृदा क्या होता है कि झील, आप देखें ना, तो सरोवरी मृदा जब झीलों के तली पर, अब भाई झील भी कहीं ना कहीं से, झील में भी कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्टेड सॉइल आएगा, तो वैसे सॉइल जो झील के तली पर जा कर के जम करके सॉइल का निर्माण करती हैं, वैसे पार्टिकल जो झीलों के तली पर जाकर जमती हैं और धीरे धीरे सॉइल का निर्माण करते हैं, उस तरह के हम सॉइल को क्या कहते हैं, लैक्रेस्ट्रीन सॉइल, सरोवरी। झील के आता है जो एक एग्जाम में कि झील के तली पर या झील में जो मृदा मिलता है उसका क्या नाम है, क्या कहेंगे, सरोवरी मृदा, लैक्रेस्ट्रीन सॉइल। क्या कहेंगे आप, लैक्रेस्ट्रीन सॉइल। अगला होता है आपका लोएस मृदा, लोएस LOESS। ठीक है, लोएस सॉइल। अब लोएस सॉइल क्या होता है, यह किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है भाई, हवा के थ्रू होता है। एक किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, हवा के थ्रू। तो जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ मोटे कणों को लेकर उड़ा कर लेकर जाती हैं। अब जब हवाएं का वेग कम होता है या किसी बाधा के कारण जमाव करती जाती हैं, तो इस तरह जो सॉइल का निर्माण होता है उसे कहते हैं हम लोग लोएस सॉइल। उसे क्या कहते हैं भाई, लोएस सॉइल कहते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे ग्लेशियर सॉइल। ग्लेशियर सॉइल, अरे देखिए ये सारा ट्रांसपोर्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, देखिए पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ था, ये तीनों पानी वाला हो गया। हवा के थ्रू हुआ था कि नहीं हुआ था सर, पानी हुआ था, हवा हुआ था, ग्रेविटी के कारण होगा। ठीक, और किसके कारण होगा भाई, ग्लेशियर के कारण। और किसके कारण होगा, ग्लेशियर के कारण। ग्रेविटी के थ्रू जो मृदा होता है उसे कहते हैं टालस, उसे क्या कहते हैं, टालस सॉइल। यानी वैसा सॉइल जिसका ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक आकर के जम करके जब सॉइल का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग टालस। उसे क्या कहते हैं, टालस कहते हैं। ग्लेशियर सॉइल क्या है भाई, जब ग्लेशियर के थ्रू सॉइल पार्टिकल, भाई पार्टिकल का जब ट्रांसपोर्टेशन ग्लेशियर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पर होगा, तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेड सॉइल को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर सॉइल। क्या कहेंगे हम, ग्लेशियर सॉइल कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही लेक्चर रहने देते हैं। कल हम शुरू करेंगे बेसिक डिफिनेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ सॉइल। लेकिन अभी भी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बाकी है सॉइल स्ट्रक्चर, कि भाई सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर कितने तरह का होता है। तो सॉइल स्ट्रक्चर में 3 तरह का होता है, हम कल इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा देखेंगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं था, इंट्रोडक्शन था, बेसिक कोई कंसेप्ट था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं था। देखें एक वर्ड बार बार आया जब हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या जब हम आपको पढ़ा रहे थे, स्टेप पढ़ा रहे थे, सॉइल बनने के स्टेप पढ़ा रहे थे, तब भी हम बता रहे थे कि मृदा से रॉक बनेगा, रॉक से मृदा बनेगा। जब हम फॉर्मेशन पढ़ा रहे थे तब भी वही बात बता रहे थे। जब अवहीपल पढ़ा रहे थे तब भी वही बात बताना हमको पड़ा। जब हम स्टेप बता रहे थे तब भी हम ट्रांसपोर्ट के साधन बताए थे। और यहाँ ट्रांसपोर्ट के साधन के थ्रू सॉइल, तो उस समय जो डिफिनीशन बोले थे लगभग वही डिफिनीशन इसमें बोलना पड़ा, बस वहाँ इसके जगह सॉइल हम ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं था और न ही बहुत ज़्यादा कंसेप्ट वाला चैप्टर था, बस हम बोलते गए हैं, आप चीज़ों को समझते गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा। फिर हम कह रहे हैं कि समझाने की गारंटी मेरी है, आपको बांध के रखने की गारंटी मेरी है। बस आप वीडियो देखिए, थोड़ा मन से देखिए, सॉइल मैकेनिक्स का एक टॉपिक नहीं बचेगा। इंट्रोडक्शन मेरे लिए पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, बकवास टॉपिक है। अगले चैप्टर से देखिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा। ठीक है, अब समझिएगा। अब फिर हम कह रहे हैं कि भाई नए आए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आप चले जाइए टेलीग्राम पर, नहीं तो मतलब क्या लाइक चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि चैनल का ग्रोथ ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे कौन करेगा, आप करेंगे। ठीक है, तो इसका नोट्स हम भेज देते हैं। इसका नोट्स हम कहाँ भेज देते हैं भाई, टेलीग्राम पर भेज देते हैं। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो चले जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, जैसे कि अभी शुरू किए सॉइल मैकेनिक्स,
फिर वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। चूँकि वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम नोट्स नहीं प्रोवाइड करते, हम उसका नोट्स नहीं देते, हमें मान कर चलते हैं कि ड्राइंग लड़के बना करके हमको भेजें, उसका तो नोट्स देंगे नहीं। बाकी हम कहे थे सर्वे सेकेंड भी पढ़ाएंगे, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी यानी वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ा देंगे, हम सारा पढ़ा देंगे, बस थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट आपको करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या सुधार कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा हम क्या सुधार कर सकते हैं। बोर्ड वगैरह में, लाइट में, कैमरा हिल रहा हो, हम जल्दी पढ़ा रहे हो, हम स्लो बोल रहे हो, स्पीड में बोल रहे हैं, जो भी आपको सुझाव देना रहेगा आप कमेंट में लिख दीजिए। यदि सारा चीज़ परफेक्ट है तो परफेक्ट लिख दीजिएगा, यदि समझ आने में कोई दिक्कत है उसको भी लिख दीजिएगा कि सर एक वर्ड को आप कई बार बोलते हैं। मेरा आदत है, हम कहेंगे जलोढ़ मृदा क्या होता है, इसे कहते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भाई, अब हम जलोढ़ को पढ़ेंगे, एलुवियल को पढ़ेंगे, आइए जलोढ़ को पढ़ते हैं। तो एक हो सकता है एक वर्ड को हम कई बार बोलते हैं, थोड़ा आदत है, हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सुधार जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको परेशानी होगा, समस्या होगा, अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, कमेंट में करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।